व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये हमारा रोनाल्ड फिशर ने सारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो भी काम किया, जो भी रिसर्च की है, वो रोनाल्ड फिशर ने किया है। और वही सबसे पहले उन्होंने, उसके बाद तो बहुत सारे और स्टैटिस्टिशियन आ गए थे। तो अपनी जो बुक है, क्लासिकल बुक है, उसमें उन्होंने कहा कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 मूल सिद्धांतों पे आधारित है। 3 मूल सिद्धांतों का मतलब क्या है? रेप्लिकेशंस है, रैंडमाइजेशन है एंड लोकल कंट्रोल है। जो रेप्लिकेशन का मतलब रिपीटेशन, रैंडमाइजेशन तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने रैंडम नंबर टेबल यूज़ करके किया ही था। लोकल कंट्रोल भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जो रेप्लिकेशन है, कहते हैं जब हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बनाते हैं उसके अंदर हमें रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, हमें रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, हमें इस तरह के सेट बनाने हैं जिनको यूज़ करके हम मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, द रेप्लिकेशन मीन्स, हमने अभी पहले भी किया था, रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट, रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट का मतलब क्या? जैसे हमारे पास हमें A1, A2, A3, A4 4 तरह का राशन प्रोवाइड करना है। सैंपल 1 पे एक तरह का, सैंपल 2 पे दूसरी तरह का, सैंपल तीसरी तरह का एंड 4। तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? 4 तरह के राशन को रेप्लिकेट कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 वे एनालिसिस हो गया ना। यहाँ पर रो वाइज वेरिएशन है। वेरिएशन कितनी बार है? 4 बार है। 4 टाइप्स का खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बार बार रिपीट करके सेम टाइप का खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम खाना दे रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ खाना। जैसे 1 टाइप का, 2 टाइप का, इसको हमने रेप्लिकेशन का नाम दिया है। सिमिलरली अगर मैं 1 टाइप का खाना, 2 टाइप का, 3 टाइप, तो यहाँ पर कितनी बार रेप्लिकेशन हो गई? रेप्लिकेशन, रिपीटेशन ऑफ खाना 3 टाइम्स। यहाँ रेप्लिकेशन कितनी हो गई? 4 बार हो गई। ठीक है, तो इस तरह से रेप्लिकेशन का मतलब है, यानी कि 1 वे या 2 वे में। एन एक्सपेरिमेंटर टू रेप्लिकेट अंडर ऑन एन एवरेज। हाँ, वो क्यों करता है? क्योंकि वो क्या करता है? चांस फैक्टर को एवरेज आउट करना। 2 ही फैक्टर हैं, एक तो हमारे पास असाइनेबल काजेज हैं, बाहरी कारण, और एक हमारे पास चांस फैक्टर हैं। ये रेप्लिकेशन, रिपीटेशन इसलिए की जा रही है ताकि हम चांस काजेज को नलीफाई करके असाइनेबल काजेज की एक्चुअल हम देख लें। जैसे कई बार हम दवाई लेते हैं, कोई डोज लेते हैं हम दवाई की, और हम हाई डोज ले लेते हैं, ठीक है, और रिएक्शन हो जाता है। तो हम, डॉक्टर पूछता है कि इसके साथ और भी केमिकल लिया था, उससे पहले आपने क्या खाया था, क्या चीज़ की थी। तो इस तरह से डोज का इफ़ेक्ट देखने के लिए वो चांस फैक्टर अदर देन डोज चीज़ें वो पूछता है, जो कि इसमें भागीदार हो सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारे को कोई दवाई लेनी होती है तो हम सोडे में लेते हैं तो वो जल्दी डाइल्यूट होती है, सिंपल पानी से लेते हैं तो अलग बात है, दूध से लेते हैं, चाय से लेते हैं, तो अलग अलग रिएक्शन होता है। तो ये जो हमारा चांस फैक्टर है, यानी कि उसके साथ में जो और फैक्टर हैं, उनको हम नलीफाई करने के लिए क्या करते हैं? रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और हम फिर क्यों करते होते हैं ये सारी चीज़ें? हम ट्रीटमेंट का रिजल्ट एक्चुअल में असाइनेबल कॉजेज़ का इफ़ेक्ट देखने के लिए करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे ये देखो कितने अच्छे से दिखा रखा है कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ लोकेटेड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, जिसमें है रेप्लिकेशन है, रैंडमाइजेशन है और लोकल कंट्रोल है। लोकल कंट्रोल है जैसे, तो ये फर्टिलिटी ग्रेडियंट को, ये भी चांस फैक्टर को ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। डिमिनिशन ऑफ एरर, एरर को कम करने के लिए, और एरर का मतलब डायरेक्ट एरर का मतलब चांस फैक्टर। क्या फैक्टर? चांस फैक्टर की बात है। वैलिडिटी ऑफ एस्टीमेट ऑफ एरर, यानी कि हमारे पास जो एरर है उसको हम अच्छे से एस्टीमेट कर पाएँ, हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ड्यू टू रेजिडुअल ड्यू टू एरर निकाल पाएँ, इसलिए हम रेप्लिकेशन करते हैं, इसीलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं, लोकल कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो एरर है वो विद इन द ग्रुप कैसे काम कर रही है, यानी कि चांस फैक्टर कितना काम कर रहे हैं। आपका IQ, अब मैं जो समझा रही हूँ उसमें सबको अलग अलग समझ आ रहा है कि चांस फैक्टर भी है। चांस फैक्टर का मतलब IQ, और एक जो बाहर से हम समझा रहे हैं, मेरा वे ऑफ टीचिंग हो गया असाइनेबल काजेज, IQ लेवल हो गया चांस फैक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये चांस फैक्टर को नलीफाई करने के लिए डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट बनाएंगे इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल, एट द फर्स्ट इंस्टेंस रेप्लिकेशन सर्व्स टू रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर, को रिड्यूस करता है, दस अनेबल्स टू ऑब्टेन मोर प्रिसाइज एस्टीमेट ऑफ
ट्रीटमेंट फैक्टर, जो हमारे पास ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट है उनका इफ़ेक्ट डायरेक्ट देखना चाहता है, प्रिसाइजली एस्टिमेट एक्चुअल में कितना उस ट्रीटमेंट का एक्चुअल में इफ़ेक्ट है, इसको देखता है टू नल्लीफाई द एरर। फ्रॉम स्टैटिस्टिकल थ्योरी वी नो दैट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का एक काफ़ी अच्छा रोल है। जैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ साइज n में सिग्मा बाय अंडररूट n होता है। तो यहाँ जो n है ये हमारे पास n नंबर ऑफ रेप्लिकेशन भी यूज होता है, वेयर n इज़ द सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। दस इफ़ ए ट्रीटमेंट इज़ रिपीटेड आर टाइम देन द स्टैंडर्ड एरर, हम ऐसे करेंगे तो हमारी रेप्लिकेशन यानी n बिकम्स द r हो जाएगा। हम 5 बार राशन प्रोवाइड करें तो यहाँ 5 करेंगे, 6 तरह के राशन है तो यहाँ 6, तो इससे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर यानी कि एरर को एस्टिमेट करने में काफ़ी फ़र्क होता है, यानी कि इसका काफ़ी ग्रेटर रोल है रेप्लिकेशन का। इसको हम करेंगे सिग्मा बाय अंडररूट n लेते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एफिशिएंसी कंपेयर करी थी वहाँ भी हमने आर लिया था। तो स्टैंडर्ड एरर इस तरह से वेरिएंस के प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेप्लिकेशन। अगर हम स्टैंडर्ड एरर देखें दैट इज़ द एस्टिमेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर, जो है एरर के नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इस तरह से प्रोपोर्शनल है। ऐसे आप देखोगे जैसे हमने सिग्मा बाय अंडररूट n है, अंडररूट n की जगह नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इसके अंदर मैं निकालूंगी तो सिग्मा बाय अंडररूट क्या लगाऊंगी 4 लगाऊंगी, इसमें मैं क्या करूंगी अंडररूट 3 लगाऊंगी। जितनी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ज़्यादा होगी उतनी हमारी एरर में मिनिमम आएगी और उतना हमारी चांस फैक्टर को अलग हटा के हम एक्चुअल फैक्टर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कॉन्सिक्वेंटली द रेप्लिकेशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल बट लिमिटेड रोल इन द इंक्रीजिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डिज़ाइन। एफिशिएंसी ऑफ ए डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया, किसी भी डिज़ाइन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रेप्लिकेशन का काफ़ी कुछ रोल है, उसका एफिशिएंटली रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ ए डिज़ाइन जैसे कि हमारे पास 2 सैम्पलिंग थी, उनमें भी हम एफिशिएंसी देख रहे थे कौन सी एफिशिएंट है। इस तरह से रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके डिज़ाइन में हम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा इसने एग्जांपल दे के आर ये कैसे यूज़ हो रखे हैं। जैसे हमारे पास स्टैटिक होता है तो वहाँ पर n यूज़ होता है, n की जगह में r यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 डिज़ाइन को आराम से हम उनका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से हम सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम r जो है इज़ ए ग्रेटर रोल इसका। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा ये एग्ज़ाम्पल जस्ट ऐसे देखना है और यहाँ से थोड़ा सा समझा रखा है इसने बड़े अच्छे से, ये बता रखा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ रेप्लिकेशन टू प्रोवाइड अस एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर विदाउट विच वी कांट टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट। जब हम ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट भी देखना चाहते हैं तो रेप्लिकेशन होगी तभी निकाल सकते हैं, विदाउट रेप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। इट इज़ desirable to have much uniformity or homogeneous as within each replication but is more not important to। अब ये कह रहा है कि जब आप इतनी बार दे रहे हो तो चाहे ये राशन अलग तरह का है, ये बिनोले हैं, ये हमारे क्या है जो हम चारा देते हैं ग्रीन चारा है, और ये हमारा समझो कि फीड है जो कंपनी आजकल बनाती हैं, और ये हमने क्या करा है, हमने जो गेहूं है उसका दलिया बना के दे रखा है। तो वो कहते हैं कि ये दलिया है तो सबको दलिया प्रोवाइड करें, आपस में वेरिएशन हो सकता है इनका लेकिन अपने आप में सेम टाइप का पूरे ग्रुप को प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ कह रहा है। तो इस तरह से बिटवीन रेप्लिकेशन तो डिफरेंस हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए विद इन दैमसेल्फ, ठीक है। अब इसी तरह से ये भी पढ़ लेना रेप्लिकेशन, तो किस तरह से हमारे पास रिपीटेड है। रेप्लिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं तब भी हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सिग्निफिकेंस जब हम यूज़ करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज़्यादा होगी एरर हमारी उतनी कम होगी। ये तो ये हमारे पास कॉमन यूज़ है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, रैंडमाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जब मैं आप क्लास में से कोई भी ग्रुप बनाती हूँ, अगर मैं ऐसे देख के इवन या ओड रोल नंबर को देख के बनाऊँगी तो वो बायस्ड बनेगा। अगर मैं लॉटरी सिस्टम यूज़ करूँगी या मैं जो आपका रैंडम नंबर टेबल यूज़ करूँगी तो उससे हमारे पास अनबायस्ड बनेंगे। और एक्चुअल में हमारे पास क्या है, जो हमने ट्रीटमेंट दिए हैं, एक्चुअल में जो खाना दिया है, अगर मैं ये रैंडमली फॉर्म करती हूँ तभी इनका एक्चुअल में इफ़ेक्ट आएगा। ये असाइनेबल काजेज़ को ही हम चेक करना चाह रहे हैं, क्या ये खाना इससे अच्छा है, ये खाना इससे अच्छा है, तभी होगा जब हमारे पास ये जो हमने सैंपल बनाए हैं ये भी, ये नहीं कि जो पहली वाली जो है साहिवाल है या दूसरी है, नहीं, सारी की सारी हमारे पास सेम टाइप की काऊ होनी चाहिए हर ग्रुप में। यानी कि 20 काऊ हैं तो हम रैंडमली 4 यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, यहाँ, और इसी तरह से लॉटरी से निकाल के हम पहले वाले को कोई सा भी दे दें। ऐसे इस तरह से रैंडमली अगर हम ये डिज़ाइन बनाते हैं तब यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स है हम रैंडमली करेंगे, रैंडम नंबर टेबल यूज़ करके करेंगे तो अनबायस्ड रिजल्ट होगा। और तब हमें वैरायटी वगैरह हर चीज़ का एकदम से आराम से आभास हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंडमाइजेशन इज़ वैलिडिटी ऑफ स्टैटिस्टिक। तभी जाके जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट लगाते हैं, कोई भी टेस्ट लगाते हैं, तभी जाके वो जस्टिफाई होगा अगर हम इसके अंदर रैंडमाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द पर्पस ऑफ रैंडम इज प्रोवाइड टू आंसर ऑफ वैरायटी एंड कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट ऑपरेटिंग रैंडमली सो द एवरेज इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप इज 0। अब ये कहते हैं रैंडमाइजेशन की वजह से ही अनकंट्रोल्ड फैक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके बाद कोई भी जो ग्रुप है हमारा उस पर जब हम ऑन एन एवरेज रैंडमली लगाते हैं तो हमारी जो चांस फैक्टर है वहाँ पर 0 हो जाता है, यानी कि बायसनेस बिल्कुल फ्री हो जाती है। इन अनदर वर्ड रैंडमाइजेशन मीन्स द डिफरेंट ट्रीटमेंट बाय द डिफरेंट रेप्लिकेशन। वो कहते हैं कि रिपीटेशन जो हम करेंगे वो भी, यानी कि ये जो हम सैंपल बना रहे हैं ये भी रैंडमली बनाएं, और ये जो हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी रैंडमली ही इनको देने चाहिए। यानी कि एक पर्ची पे हम कोई भी लिख दें, एक पर्ची यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, फिर उनको खोल के देखो कि फर्स्ट ग्रुप को कौन सी दी है, दूसरे ग्रुप को कौन सी दी है। ऐसे नहीं कि एक को A1 दूसरी कोई दूसरी, नहीं, कोई भी। तो इस तरह से वो ये कह रहा है कि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए, रैंडमली होने चाहिए, तभी जाके एक्चुअल में रैंडमाइजेशन एलिमिनेट द बायस इन एनी फॉर्म। मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं चांस फैक्टर को और बायस फ्री डिज़ाइन बनाते हैं, और इस तरह से जो फैक्टर के इफ़ेक्ट हैं, जो हमारे राशन है एक्चुअल में A का क्या इफ़ेक्ट है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, ये एक्चुअल में हम जानना चाहते हैं। तो रेप्लिकेशन के साथ साथ हमने रैंडमाइजेशन भी अप्लाई करनी चाहिए। और रैंडमाइजेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, कि लॉटरी सिस्टम से और रैंडम नंबर टेबल की तरह से, जिस तरह से हमने सैंपल बनाए थे उसी तरह से हम ये दवाइयाँ भी इनके ऊपर ऐसे ही रैंडमनेस से यूज़ करके लगाते हैं। थर्ड फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लोकल कंट्रोल। रख दो, जितना हो गया ठीक है, कोई बात। हाँ,